आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ढांचा जाती तरक्की को कम लागत, बर वक्त और मियारी ढंग से मुकम्मल करने के लिए महकमों और वजारतों के माबैन हम आहंगी और तरक्याती कामों में इज्तिमाई ताकत की कारकर्दगी को ज़रूरी करार देते हुए मुल्क की तमाम रियासतों से प्रधानमंत्री गतिशक्ति प्लेटफॉर्म में शामिल होने की अपील की। मिस्टर मोदी ने बुध के रोज़ यहाँ प्रगति मैदान में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम का आगाज़ करते हुए कहा कि गति शक्ति योजना एक ऐसे वक्त में शुरू की जा रही है जब मुल्क में दुर्गा पूजा की जा रही है। ये स्कीम खुद इन्हिसार हिंदुस्तान में तरक्की के अगले 25 सालों का संग बुनियाद साबित होगी। आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। गति शक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में हैं भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के किसान, भारत का गांव। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा। उनके रास्ते के अवरोध समाप्त करेगा। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद को पूरी तरह से काबिल मजम्मत करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन उनको उसी वक्त उठाया जाना चाहिए जब वो हुए हों, ना कि जब किसी रियासत में भाजपा की हुकूमत होने की वजह से कुछ लोगों को उन्हें उठाना मुनासिब लगता हो। अमेरिका के सरकारी दौरे पर पहुंची सीतारमन ने लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की हलाकत और मरकजी वजीर ममलिकत के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में बातचीत के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में तबसरा किया। उनसे पूछा गया कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और सीनियर वज़रा की तरफ से इस पर कुछ क्यों नहीं कहा गया, और जब भी कोई ऐसी बातों के बारे में पूछता है तो हमेशा बचाव वाला जवाब क्यों दिया जाता है। इस पर वजीर खजाना ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। And it's nice of you to have picked up that one incident, which is absolutely condemnable. Every one of us say that. Equally, there are instances happening elsewhere, is my concern. India has issues of such nature happening in very many different parts of the country. Equally, I would like you and many others, inclusive of Dr. Amartya Sen, who all know India, to raise it at every time when it happens. Not just raise it when it suits us, because it's a state where BJP is in power, one of my cabinet colleagues' son is in probably trouble, and also assume that it's actually them who did it and not anybody else. Due course of justice will also have a complete inquiry process to establish it. And it's not being defensive about my party or my prime minister. वीर सावरकर को एक कट्टर कौम परस्त और 20वीं सदी में हिंदुस्तान का पहला फौजी हिकमत अमली बनाने वाला करार देते हुए
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के मशवरे पर सावरकर ने अंग्रेज़ों से रहम की दरख्वास्त पेश की थी, लेकिन मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट नज़रिए के लोगों ने उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया कि वो फाशिस्ट थे। राजनाथ सिंह ने मंगल को सावरकर की किताब की रस्म इजराई की एक तकरीब में सावरकर को एक कौमी आइकन करार दिया और कहा कि उन्होंने मुल्क को एक मजबूत दिफाई और सिफारती नज़रिया दिया है। वो हिंदुस्तानी तारीख के आइकन थे और रहेंगे। उनके बारे में इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन उनको कमतर समझना मुनासिब और जायज़ नहीं है। वो एक आज़ादी पसंद और कट्टर कौम परस्त थे, लेकिन वो लोग जो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट नज़रिए की पैरवी करते हैं वो सावरकर पर फाशिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। सावरकर के एक मुजाहिद आज़ादी करार देते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए उनका अज़्म इतना मजबूत था कि अंग्रेज़ों ने उन्हें 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई। वज़ीर दिफा ने कहा कि बार बार सावरकर के बारे में झूठ फैलाया गया। ये बात फैलाई गई कि उन्होंने जेलों से रिहाई के लिए बहुत से रहम की दरख्वास्तें दायर की। ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने उनसे रहम की दरख्वास्त दायर करने को कहा था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, मैं कह सकता हूं वेल रिसर्च्ड यह पुस्तक माहूरकर जी ने लिखी है, तो मैं समझता हूं कि शायद इसके बाद लोग आपको एक प्रामाणिक इतिहासकार के रूप में जानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वीर सावरकर जी जैसे राष्ट्र नायक के बारे में पढ़ना, समझना और लिखना कोई यह आसान बात नहीं है। वीर सावरकर के जीवन के इतने आयाम हैं, उसे एक किताब में समाहित करना यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, ऐसा मैं मानता हूं। और माहूरकर जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, चुराई पंडित जी को, इनको भी, कि दोनों ने न सिर्फ इस काम को सफलतापूर्वक पूरा किया है, बल्कि एक ऐसी किताब उन्होंने लिखी है जो सावरकर के जीवन से जुड़ी भ्रांतियों को न सिर्फ दूर करेगी, बल्कि उसे सही रूप में प्रस्तुत करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। एक कहावत है कि जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं कहता, तब तक शिकारी महान बना रहेगा। और वीर सावरकर जी के जीवन की कहानी बड़े लंबे समय तक उन लोगों द्वारा बताई गई जो एक खास विचारधारा से प्रभावित थे अथवा एक खास विचारधारा के लोग थे। इसलिए हमारे देश में एक बड़ा तबका वीर सावरकर की जीवन यात्रा को, उनकी विचारधारा को न तो सही तरीके से समझ। तेलंगाना राष्ट्र समिति वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर टीआरएस के ओहदे पर इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में 17 अक्टूबर को एलामिया जारी किया जाएगा और उसी रोज से सदर टीआरएस ओहदे के लिए पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का आगाज़ होगा और 22 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं। 23 अक्टूबर को पर्चे नामजदगियों की जांच की जाएगी और 24 अक्टूबर को पर्चा नामजदगियां लेने की तारीख आखिरी मुकर्रर की गई है। 25 अक्टूबर को जनरल बॉडी का इजलास मुनक्किद किया गया। प्रोफेसर श्रीनिवास रेड्डी को रिटायरिंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया। केटी रामाराव ने बताया कि 25 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले जनरल बॉडी इजलास में पार्टी के प्लेनरी सेशन का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्लेनरी सेशन में पेश किए जाने वाली करारदाद की कमेटी के सदर नशीन साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी होंगे। రాష్ట్ర అధ్యక్ష ఎన్నికకు సంబంధించి ఒక సమావేశాన్ని, ఒక సంయుక్త సమావేశాన్ని అక్టోబర్ 17 నాడు గౌరవనీయులు మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారి ఆధ్వర్యంలో గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, అంటే కంబైన్డ్ మీటింగ్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ అండ్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఇక్కడ తెలంగాణ భవన్లో 17th నాడు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. Let me repeat, 17th నాడు లెజిస్లేచర్ అండ్ పార్లమెంటరీ పార్టీ కంబైన్డ్ మీటింగ్, 17th నాడే ఇక్కడ మనకి నామినేషన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. 25th నాడు మొదల అధ్యక్ష ఎన్నిక, తర్వాత ప్లీనరీ, ఈ రకంగా కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత మీకు తెలిసిందాక నేను చెప్పినట్టు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన మాత్రమే ఏకైక లక్ష్యంగా, ఏకైక ఎజెండాగా పెట్టుకొని, ఒక రాజకీయ శక్తిగా తెలంగాణ ప్రజలను మలచడమే ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని గౌరవనీయులు మా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు
కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో ఒక రాజకీయ పార్టీగా, ఒక ఉద్యమ పార్టీగా ఆవిర్భవించి ఎన్నో సవాళ్లను, ఎన్నో రకాల ఆటుపోట్లను, ఎన్నో రకాల ఛాలెంజ్లను ఎదుర్కొని 14 वजीर फाइनेंस हरीश राव ने 4 मई के रोज़ हुजूराबाद के कई मंडल्स और आरएमपी डॉक्टर्स एसोसिएशन के इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि इटाला राजेंद्र को वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपना छोटा भाई कहते थे और उन्हें टीआरएस की दोनों मियाद में अपनी काबीना में शामिल किया और उन्हें टीआरएस के टिकट पर कई मरतबे रुकन असम्बली मुंतखब करने के बावजूद इटाला राजेंद्र केसीआर से एहसान फरामोशी करते हुए उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इटाला राजेंद्र पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने आप को दलित का बेटा कहते हुए ही दलितों के अराजियात पर कब्जा कर रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी रुकन व साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी हनमकुंडा जिले के कमलापुर में बीजेपी उम्मीदवार इटाला राजेंद्र की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए घर घर पहुंचकर अवामुन्नास से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव को दलित तबके से हमदर्दी नहीं है, बल्कि उनका वोट हासिल करने के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। विवेक वेंकट स्वामी ने राय दहिंदों को तयक्कुन दिया कि इटाला राजेंद्र कामयाब होने के बाद दलित तबके को 3 एकड़ अराजी फराहम करेंगे और उनकी तरक्की के लिए काम करेंगे। नीट इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे की तायद की ख्वाहिश करते हुए डीएमके पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने आज तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव से हैदराबाद में मुलाकात की। उन्होंने इस खुसूस में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन की जानिब से तेलंगाना के अपने हम मनसब चंद्रशेखर राव को लिखे गए मकतूब का हवाले किया। इस मुलाकात के दौरान डीएमके अरकान पार्लियामेंट ने मरकज़ के रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन मरकज़ की जानिब से मुतारफ़ करा गए नीट इम्तिहान को रोकने के लिए मुख्तलिफ रियासतों से हिमायत हासिल कर रहे हैं। स्टालिन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 12 रियासतों के चीफ मिनिस्टर को एक ख़त लिखा और इस बात को यकीनी बनाने में उनके ताउन का मुतालबा किया कि तालीमी निज़ाम में रियासतों को तरजीह दी जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से वीर सावरकर के बारे में दिए गए बयान की मजम्मत की, जिसमें उन्होंने राजनाथ सिंह के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि वीर सावरकर ने अंग्रेज़ों से खुद माफ़ी मांगी थी। इस सिलसिले में बैरिस्टर अवैसी ने एक मकतूब ट्विटर पर पोस्ट किया जिसमें वीर सावरकर ने अंग्रेज़ों से रहम की दरख्वास्त की थी। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वीर सावरकर के बारे में गलत इत्तलात फराहम की जा रही हैं। मुस्तकबिल में ये लोग महात्मा गांधी को बाबा कौम के बजाय वीर सावरकर को बाबा कौम करार देंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर को एक कट्टर कौम परस्त और 20वीं सदी में हिंदुस्तान का पहला फौजी हिकमत अमली बनाने वाला करार दिया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के मशवरे पर सावरकर ने अंग्रेज़ों से रहम की दरख्वास्त पेश की थी, लेकिन मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट नज़रिए के लोगों ने उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया कि वो फाशिस्ट थे। राजनाथ सिंह ने मंगल को सावरकर की किताब की रस्म इजरा की एक तकरीब में सावरकर को एक कौमी आइकन करार दिया और कहा कि उन्होंने मुल्क को एक मजबूत दिफाई और सिफारती नज़रिया दिया है। वो हिंदुस्तानी तारीख के आइकन थे और रहेंगे। उनके बारे में इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन उनको कमतर समझना मुनासिब और जायज़ नहीं है। देखिए, यही तो हम बता रहे हैं आपको। एक तरफ मुंबई में अपनी तकरीर में कहते कि इस्लाम आया हमलेवारों की तरफ से, वो भी झूठ है। हमने बता दिया कि इस्लाम आया केरल में, जिस मस्जिद का फोटो मोमेंटो मोदी जी ने सऊदी अरब के बादशाह को दी। फिर दूसरी तरफ ये सावरकर की तारीफ करते हैं। सावरकर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में अपनी किताब में क्या लिखते हैं, फादरलैंड और होली लैंड। सावरकर की पूरी एक तारीख है, पूरा है ना। और फिर सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, क्या उसको नहीं मानेंगे? अगर जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी को नहीं मानते तो फिर मैं चैलेंज करूं आरएसएस को, बताएं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरी मांगना था, चंद्रचूड़ कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी। तो ये इनका ये तो आंखों में धूल झोंकने के आदी हैं लोग।
और ये समझते हैं कि इस तरह से कवर अप करेंगे, इस तरह से आदि सच और पूरा झूठ बोलेंगे तो देश एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। सबसे तकलीफदेह बात मुझे बहैसियत पार्लियामेंटेरियन ये है कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो है और उसके राइट ऑपोजिट सावरकर की फोटो है, जिसको जस्टिस जीवनलाल कपूर कमीशन ने कहा था। अच्छा, ट्रायल में उनको कोरॉबोरेशन एविडेंस नहीं था तो एक्विट कर दिए, मगर क्या आप तस्वीर लगाएंगे गांधी की तस्वीर के सामने? क्या बताना चाह रहे हैं? बताना यही चाह रहे हैं कि देश को मैसेज दे रही है आरएसएस और बीजेपी कि अनकरीब में एक वक्त आने वाला है कि बापू फादर ऑफ द नेशन नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कारपोरेटर के शौहर की एक खातून ने चप्पल से पिटाई कर दी। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में पेश आया। मुकामी विनायक नगर के रहने वाले कारपोरेटर के शौहर पर एक खातून ने उसकी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करते हुए धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया और उसके घर के सामने एहतजाज किया। खातून ने दावा किया है कि उसने उसकी बेटी का रात में अगवा करके ले जाने वाले कारपोरेटर के शौहर कोल्ला श्रीनु को रंगे हाथों पकड़ लिया है। आज मुतासरा खातून के घर वालों ने कारपोरेटर के शौहर पर हमला किया और उसकी बेटी को उनके हवाले करने का मुतालबा किया। चप्पल से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सीनियर कांग्रेसी कायद और साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने अपनी क़यामगाह वाक़े बाग अंबरपेट में मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा को मरकजी काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए मौन दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उनसे इजहार यगानगत करने के लिए नायब सदर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस कोदंडा रेड्डी ने हनुमंत राव से मुलाकात करते हुए बताया कि कांग्रेस किसान मोर्चा और कांग्रेस पार्टी हनुमंत राव के एहतजाज की मुकम्मल तायद करती है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा करती है कि वो फौरी तौर पर मरकज़ी ममलिकत वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा को अपनी काबीना से बरतरफ करें और लाखनपुर वाक़े में जिन जिन लोगों ने किसानों पर जुल्म और सितम किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। కక్షతో ఈ రైతులను ఏ విధంగా భయభ్రాంతులు చేయాలి, ఏ విధంగా భయపెట్టాలి అనే ఒక కుట్రలో భాగంగా హోమ్ మినిస్టర్ గారు కానీ ఆయన కుమారుడు కానీ ప్రయాణించే కారు ఆ రైతుల పైనుంచి పోయినందుకు అక్కడ రైతాంగం అంతా కూడా అమాయక రైతులు చనిపోయింది. ఇది దేశంలో ఒక పెద్ద వార్త అయింది, ప్రపంచంలోనే వార్త అయింది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీకి జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్న ప్రియాంక గాంధీ గారు మొట్టమొదటగా ఆ చనిపోయిన రైతుల కుటుంబాలను పరామర్శించడానికి వెళితే చాలా కఠోరంగా కనీసం ఆమెను ఆ ఊరికి కూడా పోకుండా ఆ కుటుంబాలను కలవకుండా ఒక పాడుబడిన గెస్ట్ హౌస్లో నిర్బంధించి ఉంచిండ్రు. దాని తర్వాత రాహుల్ గాంధీ గారు వెళ్ళడము। हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात की पर्चे नामजदगियाँ वापस लेने की तारीख ख़त्म हो गई। दोपहर के बाद पर्चे नामजदगियाँ वापस लेने के बाद हुजूराबाद असम्बली इलेक्शन में कितने उम्मीदवार मैदान में हैं इसका क़तई पता चलेगा। फ़िलहाल 42 उम्मीदवार जो मैदान में हैं उनमें 3 सियासी जमातों के 5 उम्मीदवार के अलावा 37 आज़ाद उम्मीदवार हैं। बीजेपी की जानिब से इट्टला राजेंद्र और उनकी अहलिया ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। उनकी अहलिया आज अपना पर्चे नामजदगी वापस ले लिया। टीआरएस की जानिब से जी श्रीनिवास यादव के अलावा एक डमी उम्मीदवार ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, जबकि कांग्रेस से बी वेंकट उम्मीदवार हैं। अगर हुजूराबाद असम्बली इंतखाब में 32 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में रहे तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। हर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज होंगे। हैदराबाद के पुराने शहर में एक और नौजवान का दिन दहाड़े बेदर्दी से कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ बंडलागुड़ा हाशिमाबाद में 4 शुंबे के रोज़ एक नौजवान का दिन दहाड़े बेरहमाना कत्ल किया गया। मकतूल की शिनाख्त हामिद बिन अल जुबैदी के नाम से हुई है। इब्तिदाई इत्तलात में कत्ल की वजूहात मालूम ना हो सकी। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। शौहर से छुटकारा पाने के लिए बीवी ने शौहर के कत्ल की सुपारी दी और कत्ल के केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए शौहर की मौत को कुदरती मौत बता दिया। तफसीलात के मुताबिक 10 अक्टूबर को 40 साला बी बालाजी के कत्ल की वारदात पेश आई और बालाजी की बीवी बुज्जी ने उसे कुदरती मौत करार दिया।
बालाजी के भाई ने बुज्जी पर शक करते हुए भाई की मौत पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि बुज्जी के परशुराम नामी शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। बालाजी कुछ सालों से दुबई में रहता था। 4 माह कबल वो अपने घर वापस लौटा। बुज्जी और परशुराम के ताल्लुकात की वजह से बालाजी और बुज्जी में अक्सर झगड़ा हुआ करते थे। बुज्जी अपने शौहर बालाजी से छुटकारा हासिल करने के लिए 1000 रुपये की सुपारी देते हुए कातिलों की खिदमत हासिल की और बालाजी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। पुलिस तफ्तीश के दौरान बुज्जी ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और बुज्जी समेत 6 अफराद को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। टीआरएस के रुकन असम्बली गोवाला बालराजू ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि टीआरएस तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने की कोशिश में लगी हुई है। तेलंगाना के लिए सभी ने कोशिश की है। 2-4 सीटें जीतकर वो रेवंत रेड्डी ब्लैकमेल कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी कोडंगल में हार गए और एमपी इलेक्शन में सिर्फ 7000 वोटों से कामयाबी हासिल की। बालराजू ने कहा कि जो हमारे कारपोरेटर्स को मिली हैं उतने ही उन्होंने वोट लेकर कामयाबी हासिल की। उन्होंने लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे कमाए हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो रेवंत रेड्डी के जलसों में भी शरीक ना हो। पानी मिल रही किसानों को, बिजली मिल रही और सेफ्टी मिल रही। पहली बात तो ऐसा सेफ्टी से हुकूमत चलाते हुए जा रहे हम, मगर कहीं ना कहीं मौका मिलते बोल के सोचते गए कांग्रेस पार्टी, मगर कहीं मौका मिले वैसा नहीं दिख रही। आखिर जो भी 12 जने कांग्रेस पार्टी के लोग थे एमएलएस, वो भी टीआरएस में शामिल हुए। वो शामिल होने से ये लोगों को डर लग गई। अवाम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी टीआरएस पार्टी को दी है। 88 सीट्स हमारे को दी के हमारे को एक हक दी है, एक जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी से हम हुकूमत को चला रहे। मगर ये कांग्रेस पार्टी नया एक सदर बना, उन्होंने जैसा मैं पहले बोला था वो बार बोलने से अच्छा ठीक नहीं लगता, मगर जो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर डिपेंड होके जो उनके जो ब्रोकर्स वर्कर्स को रख लेके जैसा ब्रोकरगिरी करते हुए पैसे खूब कमाए इन्हों। पहले तो इनका क्या पोजीशन थी, चिन्नारेड्डी साहब एक्स मिनिस्टर वनपर्ती का एमएलए साहब, पुराना एमएलए साहब, एक्स एमएलए साहब, ये वॉल राइटर थे इन्हों बोल के उनका सामने बोले उन्होंने, ये वॉल राइटिंग करते थे इन्हों, मगर पैसे कमाए खूब। कैसा कमाए वो पूरा दुनिया को मालूम। ब्लैकमेलिंग करके पैसे कमा के वही पैसों से कुछ कर सकता हूँ बोल के हर बार बोलते जा रहे, मगर कुछ होने वाला नहीं है बोल के उन्होंने कुछ सबूत दिलाए। वैसे टाइम पे मैं अभी भी रेवंत रेड्डी को और उनके जो साथ में चल रहे वो लोगों को भी थोड़े मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, ये ठीक नहीं। तेलंगाना के रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत ने सीआर हेडक्वार्टर्स अंबरपेट में असलाह की पूजा की। दशहरे के मौके पर ये पूजा की जाती है। इस मौके पर उन्होंने अवाम को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार बदी पर नेकी की फतेह की अलामत से ताबीर है। उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा अच्छे अफराद के साथ है और क़ानून शिकनी करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। इस प्रोग्राम में रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के सीनियर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు। ప్రతి సంవత్సరం ఈ విజయదశమి దసరా సందర్భంగా మా సిఆర్ హెడ్ క్వార్టర్ అంబర్పేటలో ఆయుధ పూజ తర్వాత ఈ మనది వెహికల్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఆ వెహికల్స్ పూజ పక్కా అది చేస్తారు. ఈ సంవత్సరం కూడా ఈరోజు అది పెట్టడం జరిగింది. ఈ దసరా అంటే ఇది విక్టరీ ఆఫ్ గుడ్ ఓవర్ బ్యాడ్. అది పోలీసులు కూడా సద్రక్షణాయ కళ నిగ్రహణాయ అంటే మంచివాడు ఎవరు వాళ్ళతో ఎప్పుడైనా మన పోలీసు వాళ్ళు ఉంటారు. ఎవరు చట్ట వ్యతిరేకంగా కానీ మన దేశానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరు పనిచేస్తారు వాళ్ళ మీద మాది యుద్ధం ఉంటుంది. సో ఈ దసరా రోజు ప్రజలందరికీ మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున దసరా శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ విజయదశమి దసరా సందర్భంగా మా आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने हल्फ लिया। विजयवाड़ा के तुम्मलपल्ली क्लब क्षेत्र में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन ने उनको हल्फ दिलाया। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी, 20 जजेस और दीगर ने शिरकत की।
बादशाह जस्टिस मिश्रा को गवर्नर ने गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। जस्टिस मिश्रा की पैदाइश 29 अगस्त 1964 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुई थी। उन्होंने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से बीएससी एलएलबी की डिग्री हासिल की। जनवरी 2005 में उन्हें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का सीनियर वकील बनाया गया। उन्होंने उस रियासत के बार काउंसिल के सदरनशीन के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने रियासत के एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। बादशाह वो एडवोकेट जनरल बनाए गए। 10 दिसंबर 2009 में उनको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। उन्होंने बादशाह कारगुजार चीफ जस्टिस के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली थी और अब उनको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। Justice of High Court of Andhra Pradesh, Chief Justice of the High Court of Andhra Pradesh, swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office. तेलंगाना में सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। हर सब्जी पर तकरीबन 30% का इजाफा हुआ है। बारिश के सबब अचानक सब्जियों की कीमतों में उछाल देखा गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा भी इसकी एक अहम वजह है। बाजारों में टमाटर फ़ी किलो 60 रुपये, प्याज 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। साथ ही आलू, मिर्च समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ताजिरों का कहना है कि आइंदा एक माह के दौरान सब्जियों की कीमतें इसी तरह बरकरार रहेंगी। ताजिरों का कहना है कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में हुई शदीद बारिश की वजह से सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके नतीजे में सब्जियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया जा रहा है। 2 दिन कबल हैदराबाद और रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ी किलो टमाटर 10 था 15 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। रईतु बाजार के करीबी इलाकों में कम तादाद में सब्जियों को लाने जाने के पेश नज़र कीमतों में इजाफे की इत्तला मिली है। इन कीमतों में इजाफे के नतीजे में अवाम में तशवीश पैदा हो गई और आम आदमी उससे शदीद मुतासिर हुआ है। कॉलोनियों की सब्जियों की दुकान पर भी लोगों का हुजूम देखा गया, जहां मनमानी कीमतों को अदा करते हुए अवाम ने सब्जियां खरीदी। अवाम में इस अचानक गैर मामूली कीमतों में इजाफे से फिक्रमंदी पाई जाती है। शहर हैदराबाद की अहम व तारीख़ी अहमियत की हामिल काली कमान की तज़यीन नौ के काम आखिरी मराहिल में है। महकमे बल्दी नज़्म व नक्श के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, जिन्होंने अब तक कई तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारतों को उनके असली रूप में वापस लाने के लिए कामयाब मसाई की, इस खुसूस में काली कमान की तस्वीर को सोशल मीडिया के अहम प्लेटफार्म ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श के टी रामाराव और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी को टैग किया। हैदराबाद की अजमत की शनाख्त चार मीनार के अतराफ़ की दीगर कमान, मछली कमान, शहर बातिल की कमान, 4 कमान की मरम्मत, अजीन नौ का काम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस काली कमान की सफाई के बाद उसकी मरम्मत और उसमें पड़े गढ़ों को बंद करने के लिए खुसूसी गारे का इस्तेमाल किया गया। चार मीनार के शुमाली जानिब मछली कमान, चार मीनार के जुनूब में वाक़ 4 कमान, मगरिब में वाक़ शहर बातिल की कमान, उसके मशरक़ी सिमत वाले वाक़ काली कमान की तामीर चार मीनार की तामीर के 1 साल के बाद अमल में लाई गई थी। इन 4 कमानों के ज़रिए तारीख़ी गुलजार हाउस भी है, हाल ही में उसकी भी सफाई का काम किया गया है। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर बनाए गए कोलकाता के पूजा पंडाल का लीजर शो मनसूख कर दिया गया। श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के कायम करदा 150 फीट ऊंचे देवहेकल पंडाल से निकलने वाली 300 मुख्तलिफ लाइट्सें करीबी दमदम हॉस्पिटल अड्डे पर उतरने वाले तैयारों के लिए खतरा साबित हो रहे थे।
कई पायलटों ने लैंडिंग के वक्त पंडाल की रोशनी की वजह से मसाइल की शिकायत की थी। तब से पूजा के मुंतज़मीन ने उसे बंद कर दिया है। ज़राए ने बताया कि 3 मुख्तलिफ पायलटों ने इस सिलसिले में कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से शिकायत की थी। पायलट का कहना था कि उन्हें रोशनी की वजह से तैयारे की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। ATC ने कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस बारे में मुतला किया था, जिसके बाद लीजर लाइट शो मनसूख कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा डमडम को कोलकाता में वाक़ है, जो दुर्गा पंडाल के बहुत करीब है। एयरपोर्ट के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि जैसे ही ATC को शिकायत मिली, मुकामी पुलिस को मुतला किया गया और लीजर शो को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। दरअसल ममता की काबीना में फायर वजीर सुजीत बासु पूजा पंडाल के सरबराह हैं। उसे दुबई के बुर्ज खलीफा की शक्ल में ढालने के लिए 6000 एक्रेलिक शीट्स की मदद से तैयार किया गया है। ये एक रोशन ग्लास है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए उसे 300 मुख्तलिफ रोशनियों से सजाया गया था। उसे देखने के लिए लाखों लोग हर रोज़ पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।